अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, प्रोग्राम मुकाबल पब्लिक के साथ में खुश आमदीद। मैं हूँ मारिया जद्दून। मेरे साथ मौजूद हैं रऊफ क्लासरा साहब और मोहम्मद मालिक साहब। आमिर मतीन साहब अपनी तबीयत की नासाजी की वजह से आज हमें ज्वाइन नहीं कर सके। इंशाल्लाह कल के प्रोग्राम में वो हमें ज्वाइन करेंगे। नाजरीन, फेटफ कानून साजी के हवाले से आज मुश्तरका इजलास में अपोजिशन के एहतजाज के बावजूद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग तरमीमी बिल 2020 मंजूर कर लिया गया है। अपोजिशन के सरबराहों ने अपनी करप्शन को बचाने के लिए फेटफ का इस्तेमाल किया है, ऐसा इल्ज़ाम लगाया है। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने शाह महमूद कुरैशी के कहने पर बिलावल भुट्टो साहब को ना बोलने दिया गया। एक और स्टोरी आपके साथ शेयर करूं। साबिक DGFIA बशीर मेमन की पेंशन रोकने का मामला, पेंशन रोकने का नोटिफिकेशन मुअत्तल कर दिया गया। किस कानून के तहत बशीर मेमन साहब की पेंशन रोकी गई? AGPR 10 रोज में पेंशन मामले पर रिपोर्ट पेश करे, ऐसा हुक्म जारी किया गया है अदालत की जानिब से भी। एक और स्टोरी जो आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। वफाकी हुकूमत ताकतवर प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने में नाकाम रही है। प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट करने वाली अथॉरिटी ने अस्पतालों की ताकतवर इंतजामिया के खिलाफ अपनी बेबसी का इतराफ किया है। हुकूमत की जानिब से अथॉरिटी के लिए फंड्स ना जारी करने का भी इंकशाफ हुआ है। जबकि इसी मामले पर हमारे साथ मौजूद होंगी मशल हसन, जिन्होंने मारूफ अस्पताल में अपने वालिद को डॉक्टर्स की गफलत के बाइस खो दिया। उनसे इस हवाले से बात करेंगे, उनके जज्बात आप तक पहुंचाएंगे। आखिरी स्टोरी जिस पर हम बात करेंगे, इस्लामाबाद पुलिस से काली भेड़ों को निकालने के लिए IG आमिर जुल्फिकार साहब का एक अच्छा इकदाम है। इस्लामाबाद पुलिस ने भिखारियों के ग्रुप्स चलाने वाले पुलिस एहलकारों को बरतरफ कर दिया है। इसकी इनसाइट क्या है, उस पर भी बात करेंगे। क्लासरा साहब, फेटफ का कानून तो पास, इमरान खान साहब तवक्को कर रहे थे कि शायद ऑपोजिशन उनका साथ देगी और कुछ तारीफें भी होंगी, ऐसा तो नहीं हुआ। बड़ा आज पहले तो मालिक साहब को वेलकम करते हैं टू द शो। बड़े कम नोटिस पे, बड़े शार्ट नोटिस पे आए हैं, इनकी मेहरबानी सर। हमारे लिए बड़ी आनर की बात है कि मालिक साहब जो हैं, मुझे कहने दें थोड़ी सी इनकी तारीफ। मेरे इनसे 1001 इख्तलाफात चलते रहते हैं, लेकिन एक मस्त है पाकिस्तान में जो इंटेलिजेंट जो कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनके साथ बैठ के आपको एक्टिव अलर्ट रहना पड़ता है, तो वो मोहम्मद मालिक उनमें से एक हैं। लेकिन इनकी अपनी वारदातें साइड पर रख देते हैं, वो मेरी लड़ाई चलती रहती है। खैर, कमिंग टू द ऑफकोर्स आमिर साहब को तो हम अपनी जगह मिस कर रहे हैं। आज वाला बड़ा एक इम्पॉर्टेंट एक यह शो था, ये पार्लियामेंट का। स्पेशली हुकूमत बड़ी उस पर एज पे थी, एक उस नर्वस थी कि पता नहीं कि हम यहाँ पे आके ये जॉइंट सेशन था कि अपनी तरामीम करा सकते हैं या नहीं कर सकते, क्योंकि इनकी आप देख लें अददी जो है ना, इनकी बर्तरी वो सेनेट में भी नहीं है इतनी ज़्यादा, इनके पास यहाँ पे भी नहीं है, इसमें ये कौमी असम्बली में भी नहीं है। सो एक बड़ी उम्मीदें थी इनको बाज़ ये लोगों को कि शायद हुकूमत इतना बड़ा बिल जो है वो पास नहीं करा सकेगी। और स्पेशली जब ऑलरेडी सेनेट में वहाँ पर अगर आपने देखा हो कि जो भी तरामीम थी, बिल था, वो सेनेट ने उसको दोबारा उसको मुस्तरद किया, कौमी असम्बली ने पास किया, उन्होंने दोबारा उसको मुस्तरद किया। और यही वजह थी आज आपने देखा कि इमरान खान साहब जो है खुद हाउस में मौजूद थे। अमूमी तौर पर वो आते नहीं हुए हैं। उनके करीबी लोग ये कहते हैं कि खान साहब ज़रा नर्वस रहते हैं, थोड़ा सा वो कहते हैं देखें जी गाली गलोच होती है, इंडिसेंट सी गुफ्तगू होती है, तो मेरे आने का क्या फ़ायदा है, बला बला जो भी चीज़ें। लेकिन एक बड़ा मैच था, अपोजिशन पूरी तैयारी के साथ आई हुई थी। और अपोजिशन के कुछ उसमें देखे शहबाज शरीफ साहब जो है, उनके हैवी स्टॉलवार्ड जो हैं सारे मौजूद थे। शहबाज शरीफ साहब थे, बिलावल थे, और जो भी उनके बड़े तो मेन इसी वक्त है ना जो इनको लीड कर रहे हैं। जरदारी साहब आ नहीं सकते होंगे, या उसके बाद पीपल्स पार्टी के कुछ और लोग हैं, उसमें आप देखते हैं परवेज अशरफ साहब वगैरह। सो पूरी तैयारी के साथ आए थे और उन्होंने वहाँ पे की जो चीज़ें आपको पता है। हमारा आपका पोजीशन के साथ एक, जैसे आमिर मतीन साहब कहते हैं, थोड़ी स्पेस आपको पोजीशन को देनी पड़ती है, कोई भी उसमें हो। लेकिन ये मुझे कहने दें कि आज जो इन्होंने जिस तरीके के बिल्डोज किए थे, ज़रूरत नहीं थी इनकी। आप आके जमहूरियत को इसी तरह वीक करते हैं। मसलन वो बोलना चाहते हैं, बात करना चाहते हैं, फिर हाउस में अगर आपने किसी को बात ही नहीं करने देनी, आपने किसी को कोई इसी पे आप इतने जो लाज ला रहे हैं, इसका सारा इम्पैक्ट आएगा, हर बंदे पे आएगा, 22 करोड़ लोगों पे आएगा। ये कोई ला कोई 2-4 लोगों को लिए तो नहीं बनाए जा रहे कि सिर्फ 20 लोग हैं तो उनके ये इख्तियारात का मसला लिहाजा हमें क्या फ़र्क पड़ता है। ये लाज पूरे मुल्क के 22 करोड़ लोगों पे होंगे। अगर वो लोग बैठ के बात करना चाहते हैं, अगर वो उस पर डिबेट करना चाहते हैं, उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू देना चाहते हैं, तो स्पीकर साहब को सुनना चाहिए। कोई क्या मत नहीं आज कल 3 दिन कर लें, आपको कौन सी ऐसी जल्दी पूरी रात बैठे रहे। अच्छा, माजी में हमने देखा भी है कि पूरी रात इजलास चले, 12 बजे 1 बजे तक चलते रहे। मसलन स्पेशली अल्लाह की शान है, उस पर मेरा ख्याल है ये थोड़ा सा मालिक साहब रोशनी डालेंगे कि शाह महमूद कुरैशी ने बिलावल भुट्टो साहब बात करना चाह रहे थे,
उनको नहीं करने दिया। उन्होंने जनाब वो खड़े हो गए, हमारे मुल्तानी पीर जो हैं आपको पता है माशाल्लाह, हम तो उनके बड़े कदरदान हैं, वो खड़े हो गए। उन्होंने एतराज़ भी क्या वहाँ पे ठोका सर, बड़ा मजे का। उन्होंने कहा जनाब क्योंकि इन्होंने मोशन या उसमें कोई अमेंडमेंट नहीं दी हुई, अंडर द रूल जो है ना वो अमेंडमेंट वाला बंदा जो है बोल सकता है, ये नहीं बोल सकते। और उनके कहने पर स्पीकर साहब ने नहीं बोलने दिया। आपने उनको ना बोलने का मौका दिया। पार्लियामेंट्री पार्टी के लीडर तो है ना बिलावल जो है, वेदर वो लाइक हिम और नॉट, लेकिन एक पार्लियामेंट्री पार्टी का लीडर है, वो भाई बोलने दें, उनको बात करने दें। तो हाउस किसके लिए बनाया हुआ है आपने? अच्छा, रूल्स कोई खुदा ना खास्ता कोई आपका लॉ एक और चीज़ है, रूल्स और चीज़ है। आप तो 30 साल से पार्लियामेंट को कवर कर रहे होते हैं, स्पीकर के पास ये सवाबदीदी पावर होती है कि रूल्स को 1 मिनट के लिए हाँ जी आप बात कर लें। तो उससे लग रहा था कि नर्वस हैं ये, थोड़े से ये डरे हुए हैं। मतलब वही मुल्तानी पीर हमारे जो हैं शाहमद कुरैशी साहब, जो कभी जरदारी साहब कभी नहीं बिलावल साहब के दरबार में बैठते थे कि पता नहीं क्या कुछ हमें मिलेगा, आज वो उसको बिलावल को बात नहीं करने दे रहे। कल को मैं शर्तिया कहता हूँ ये किसी और पार्टी में गए, इमरान खान साहब खड़े होंगे, शाहमद कुरैशी इनको नहीं बात करने देगा, रूल्स अलाउ नहीं करते, खान साहब को बिठा दें। सो इट वाज इन ए बैड टेस्ट। अगर मुझसे आप पूछें, जैसे शायद खकान अब्बासी साहब ने भी कहा, उन्होंने बात की कि भाई साहब हमें थोड़ी सी बात तो करने दें। अगर आपने किसी का गला दबा देना है, अगर आपने गुफ्तगू नहीं करने देनी, मान लेते हैं कि सारी आपकी जो भी लाज ला रहे थे सारे वैलिड हैं, एक तरह का वो कहते हैं ना आसमानी सहीफा हैं, बड़ी सेक्रेट कोई डॉक्यूमेंट है, मान लेते हैं क्योंकि आपने बनाए। लेकिन मेरा ख्याल है जिस तरीके के बिल्डोज किया गया है, ये प्रोसीडिंग को नहीं बोलने दिया गया, हाउस को उन्होंने उसके बाद अपोजिशन का शोर मचाना, उनको आके वो करना, इसके बाद इमरान खान साहब का कोई एप्रिसिएशन मांगना मेरे हिसाब से बनता नहीं था कि आप उनको फेयर डील देते, उनको इजाज़त देते। 2 घंटे 4 घंटे बाद लोगों को बुला बुला के थका मारते होते हैं आप, उन्हें क्या बोलने दें, इनको 10 घंटे दें, इनको 12 घंटे दें। सो मेरा ख्याल दैट वाज इन बैड टेस्ट। सर अपार्ट फ्रॉम के ऑपोजिशन को बोलने नहीं दिया गया, ऑपोजिशन ने क्यों साथ नहीं दिया? नहीं देखें, बड़ी आयरॉनिक बात है कि इमरान खान जैसे मजबूत आसाब का मालिक, ऑफ लेट विक्टिम मेंटालिटी उनकी नहीं ख़त्म हो रही। वो कहते हैं 2 साल मेरी ज़िंदगी के सबसे टफ थे, मीडिया ने जो मेरे साथ किया किसी के साथ नहीं किया। मीडिया हर गवर्नमेंट के साथ यही करता है। मीडिया का काम यह है कि गवर्नमेंट को अपनी टोज़ पर रखे। आप मीडिया से एक्सपेक्ट ना करें अननेसेसरी बियॉन्ड अ पॉइंट। आज अगर आप कह रहे थे कि अपोजिशन जौन सी है ये जी गद्दारी कर रही है और ये फैटफ के ऊपर सियासत कर रही है, ऑल द मोर रीज़न आप उनको बोलने थे। उनका स्टांस सामने है, कौम को भी पता लगे कि किस तरह फैटफ के ऊपर गद्दारी कर रही है, इनके क्या एतराज़ात हैं। जब आप मुझे खामोश करने में मजबूर करते हैं तो फिर एज ए नॉर्मल आदमी मैं समझता हूँ शायद आप चाहते नहीं कि क्रिटिसिज्म वो ना हो, कुछ 4 बातें सामने ना आए। देखें, हमारे ऐसे मुल्क में मुझे ट्रम्प सिंड्रोम नज़र आना शुरू हो गया। यहाँ पे जहाँ वहाँ सदर है, यहाँ वज़ीर आज़म है। वज़ीर आज़म का काम है लोगों को जोड़ना, डिविजन्स को बढ़ाना नहीं है। हमारी सोसाइटी बड़ी पोलराइज हो गई हुई है। आप अभी हम बात करेंगे, जहाँ पे कोई कह देगा ये लिफाफा है, कोई कह देगा ये जी पीपल्स पार्टी का है, आप पे लेबल लग जाएंगे, आप PTI के हैं, जिसकी आपने तारीफ़ की दूसरों ने आपको लग कर देना है। ऐसी जगह पे स्टेट्समैनशिप चाहिए होती है। आप खुल के बात करें, आपके आए जी बात करें। भुट्टो से बिलावल ने बात करनी, बिलावल ने कौन सा आसमान तोड़ देना था? आपके पास रोज कभी बयान मिल जाता है, बारिश होती है तो पानी आ जाता है, इस तरह के बयान बिलावल दे देता है, पानी उस पर बारिश आ गया ना। सो यू ऑलवेज हैव टाइम टू डू थिंग्स। मुझे ये पैनिक समझ नहीं आता। मुझे याद है वो हम बूढ़े हो गए थे देखते हुए, 12वीं अमेंडमेंट थी और मुझे याद है 11:30 मिनट में पास हो गई थी। 3 रीडिंग्स होती हैं एक बिल की, 3 मिनट के वो 3 रीडिंग ठक 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 करके, कोई ज़रूरत नहीं थी। ये बिल अगर कल पास हो जाता या 3 घंटे एक्स्ट्रा बहस के पास हो जाता, कौन सी क़यामत आ जाती। ये जो एटीट्यूड है ना इलेक्टेड ऑटोक्रेसी का, ये एटीट्यूड बड़ा ख़तरनाक एक रवैया बनता जा रहा है। वही जो क्लीशेड बात है लेकिन करनी ज़रूरी है। और कई बातें वो ये ठीक कहते हैं रऊफ़ के, यार बातें रिपीट ज़रूर किया करें ताकि हैमर इन होनी हो। हमारे मुल्क में जो होते हैं जर्नैल जब आते हैं उनको डेमोक्रेसी का बड़ा, वो वर्दी के ऊपर शेरवानी चढ़ाने की कोशिश करते हैं। हमारे जो इलेक्टेड लोग होते हैं ये शेरवानी के ऊपर वर्दी चढ़ाने की कोशिश करते हैं, इनविजिबल, और दोनों नाकाम होते हैं। इतनी सख्ती की ज़रूरत क्या है? व्हाट वाज द रीज़न? आपने फैटफ पे लाए हैं, बिल्कुल लाए हैं, क्रिटिकल इशू है, आपको भी पता है बिल हो जाना। दूसरी बात ये रऊफ़ कह रहे थे ना कि गवर्नमेंट नर्वस थी। ये गवर्नमेंट इस तरह के बिल पास नहीं करवा सकती पाकिस्तान में, जिस तरह बिल पास होते हैं और जिनके कहने पे होते हैं सबको पता है। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये फिक्र नहीं थी। ऑपोजिशन ने शोर शूर डालना था, इन्होंने ऑपोजिशन को दीवार के साथ लगा दिया। हमेशा गवर्नमेंट को जनरोसिटी दिखानी होती है। यही जब कहते थे कि जी नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट ये करती है, जरदारी साहब की गवर्नमेंट ये करती है, हाउ आर यू डिफरेंट? अगर आप भी पार्लियामेंट के अंदर वही करेंगे जो दूसरे कर रहे हैं तो फ़र्क क्या है? बिल पास होना था, हो गया, लेकिन नीडलेसली एक बदमज़गी,
एक फ़िज़ा में और आपने खलिश डाल दी है। ज़रूरत क्या है? पहले कम इशूज़ हैं इस मुल्क में, देखें कितने इशूज़ हैं। ये कि वो नहीं बोल सकते और फिर कि मुझे जो सा है सरप्राइज़ है। क्यों सरप्राइज़ है? जब आप और अपोजिशन वाले एक दूसरे से हाथ नहीं मिलाते, जब हर वक्त आप रोज़ आपकी रेटरिक इतनी होती है, गद्दारी और चोर से नीचे को रुकता नहीं है, ऐसे में क्यों आप एक्सपेक्ट करें? आई थिंक बैड टेस्ट में था, आराम से ही हो सकता था। इट वॉज रियली अननेसेसरी। हमें आमिर मतीन साहब ने भी टेलीफोन लाइन फाइन किया है। सर वेलकम टू द शो। आपने तबीयत खराब होने के बावजूद हमें घर बैठे चैन नहीं आ रहा आमिर साहब को। अगर आप इतने बेकरार थे तो स्टूडियो में आए। आपको देख के उनसे रहा नहीं गया, मतलब कि बेसुकून से घर बैठे। उन्हें खतरा पड़ गया होगा कि मालिक साहब मेरी कुर्सी पे मुस्तकिल ना हो। बड़ा सुकून ना उन्होंने कहा मैं जरा आवाम को बता दूं कि मैं इधर ही हूं, कहीं नहीं जा रहा, मालिक साहब एक दिन के लिए। आमिर साहब आपको मेरी आवाज आ रही है? जी बिल्कुल आ रही है। मैं मालिक साहब का बड़ा शुक्रिया अदा करता हूँ कि मेरी तबीयत खराब थी तो मैंने कहा कि ये मेरी स्पेस फिल करे। आज इनकी गैस स्पेस तो नहीं कोई फिल कर सकता। बहरहाल मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ कि ये जरूरी था ये बुलडोज करना, और आज बिल्कुल बात कर देनी चाहिए थी। ये बेचारों ने ये बिल तो पास होना ही था, इसमें किसी को कोई शक नहीं था। वो उन्होंने सेनेट चेयरमैन के इलेक्शन के अंदर आप देखें जहाँ सेनेट में अपोजिशन की मेजॉरिटी है तो वहां पे उनको वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस को शिकस्त दे दी थी। तो यहाँ तो कोई शक नहीं था किसी को भी कि ये पास था। और ये अपोजिशन बेचारी पहले ही बिल्कुल दबी हुई है। आप देखें कि उनके नंबर्स भी पूरे नहीं कर पा लाते हैं, हालांकि उनकी जॉइंट हाउस के अंदर भी उनकी एक वोट की मेजॉरिटी है। उसके बाद ये है कि वो बेचारे थोड़े से खुद भी, वैसे मैं ये कहूँ एक पैटर्न बन गया है कि वो हर दफा मुनासिब समझते हैं वॉकआउट करके। वो काफी सारे लोग जो है ना वो बेचारे इतने कंप्रोमाइज भी हैं, डरे हुए भी हैं, कुछ लोग डील्स भी मार रहे हैं। वो देखिए ना ख्वाजा आसिफ साहब जिस तरीके से बोलते थे, अभी उनकी बड़ी नईव सी आवाज आती है, बस खाना पूरी करते हैं दाएं बाएं। और भी बाकी वो जो बिग गन्स थी जो कि संभाली नहीं जाती थी वो सारी वो बेचारे बोलना ही नहीं चाह रहे। एक बात बहाना ढूंढ रहे। आमिर एक बात यहाँ पे आई वांट टू ऐड, अगर आप चाहते हैं एक्सपोज करना तो आप अपोजिशन को वोटिंग पे मजबूर करें। जब आप उनको ऑप्शन दे देते हैं वॉकआउट का, ये तो पक्की पकाई मेरी बिल्कुल, मुझे चौपड़ी भी मिल गई ना मुझे वोट करना पड़ा, ना मुझे कुछ करना पड़ा, गुस्सा भी मैंने दिखाया, मेरी इज्जत भी बच गई। सो गवर्नमेंट को तो फिर चाहिए वोट पे लाए। मालिक आप ही को एंडोर्स कर रहा हूँ कि ऑल द मोर रीजन कि वो बेचारे भागना चाह रहे हैं। वो हर दफा, ये एक नहीं है, ये पिछले 5-10 सेशंस में हो चुका हुआ है कि वो बहाना करके बहाना ढूंढते हैं और वो वॉकआउट कर जाते हैं क्योंकि वो तकरीरें करना भी नहीं चाहते हैं, वो नाराज नहीं करना चाह रहे हैं। आधे लोग हैं जो कॉम्प्रोमाइज करना चाह रहे हैं। तो गवर्नमेंट को ये चाहिए कि उनको बहाना ना दें, कहीं नहीं जी प्लीज बैठे जाएं तकरीरें करें, क्योंकि उनकी बुनियादी तकरीर जो है उन्होंने नहीं करनी थी। बुनियादी तकरीर क्या थी? आज की बुनियादी तकरीर अपोजिशन की ये होनी थी, अगर उन्होंने लड़ना है और हौसला करना है तो वो फिर जाते हैं कि जनाब ये जो फैटिफ है इन द फर्स्ट प्लेस ये दहेज तक सिचुएशन पहुंची कैसे, कि इन्होंने ये इकदाम किए जिसकी वजह से हमारे ऊपर ये कदमें लगी, जिसकी वजह से हम कटहरे में हैं, जिसकी वजह से अब ये गन साफ कर रहे हैं। तो उस बाजी में भी जाने की जरूरत है। ये बनती थी तकरीर शहबाज शरीफ साहब की या बिलावल की, वो ये तकरीर ना की ना उन्होंने करनी थी। वो बातें उसकी छोटी छोटी एक दुम उन्होंने पकड़ ली थी कि जी देखे ना वो गिरफ्तारी के वारंट है, बिजनेसमैन घबराएंगे। भाई जिन जो चोर हैं मैं तो समझता हूँ कि वो ठीक है, थोड़ा सा ड्रैकोनियन लगता है कि जी वारंट के बगैर गिरफ्तारी है, मगर उसके लिए जिसने मनी लॉन्ड्रिंग की है, जिसने मनी नहीं की, उसको किस बात का डर है। लास्टली मैं एक बस क्विकली एक कमेंट करके मैं चाहूंगा आज मोहम्मद मालिक साहब को ही फ्लोर दे दिया जाए। वो ये है कि ये जो बातें हो रही है ना बहुत ज्यादा कि जी सजाएं, इबरतनाक सजाएं, मैं चाहूंगा कि इस पर जरूर बात की जाए कि ठीक है ये केमिकल कैस्ट्रेशन जो है, या क्योंकि प्राइम मिनिस्टर कह रहे हैं वरना हम ये इस तरह के अल्फाज खसी करना इसको कहते हैं उर्दू में, तो ये खसी करने की बातें करते हुए भी शर्म आती थी। तो इस तरह की जिन मुल्कों में ये ड्रैकोनियन सजाएं हैं, जैसा कि सऊदी अरेबिया, वो डिक्टेटोरियल मुल्क है, वहाँ मोनार्कीज है, हम वैसा मुल्क नहीं चाहते, वहाँ बुनियादी हकूक नहीं है। तो ये जरूरी नहीं है कि ठीक है ये आर्गुमेंट लिया जाता है कि जी उन मुल्कों में जहाँ बहुत सख्त सजाएं हैं वहाँ जराइम कम होते हैं, वो मुल्क भी देखने वाले हैं, वो रहने के काबिल नहीं है मुल्क।
वहाँ पे आपके जैसे लोग और हमारे जैसे लोग नहीं रह सकते, बुनियादी हकूक ही नहीं है, जिसको मर्जी उठा के जहाँ मर्जी फेंक दिया जाए। तो ये वाला बहुत ज्यादा इबरतनाक पप्पू के कातलों की तरह चौक में फांसियां लटकाने वाला, ठीक है, इस वक्त हम सबको बड़ा गुस्सा है और सब चाहते हैं कि इस तरह का वो हो, मगर ये इस पे थोड़ा सा मालिक साहब मैं चाहूंगा आप प्लीज इस पे गौर करें। मुझे आज के लिए माफी दे दें, मैं इतना ही बोल सकता था। ठीक है सर, आपका बहुत शुक्रिया, आपने इस सिचुएशन ज्वाइन किया। मालिक साहब, जिस तरह से वो भी बात करें कि सजा का होना तो ठीक है, लेकिन सख्त सजा जिसकी इमरान खान देखिए, साहब बात मेरा कर इस रहे पर हैं। बड़ा क्लियर व्यू है। अंग्रेजी में कहते हैं सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट, ये ज़्यादा ज़रूरी है। अगर माशरे में ये पता हो कि आपको सज़ा मिलेगी ना और आप पकड़े जाएंगे, ये है असल डिटरेंट। ये तमाशे हैं, चौक में लटका दो, फांसी लटका दो। मैं तो बल्कि फांसी के इसलिए ख़िलाफ़ हूँ कि अगर किसी ने रेप किया और कुछ किया और उसकी सज़ा 5 मिनट में ख़त्म हो गई, झटका हो गया, फारग हो गया, उसको जेल में रहना चाहिए सर बाहर निकल विदाउट पेरोल रहे। सज़ा का कानून ये हो कि रेप का जो सा जिसने किया है 35 साल 30 साल उसकी सज़ा हो, पेरोल नहीं है, मैक्सिमम सिक्योरिटी में रहेगा, बाहर होती जगह पे 20-20 साल तक भी सज़ाएं हैं कई मुल्कों में। आप मेक हिम सफ़र, बिकॉज जो उसका विक्टिम है, आप इस बंदे को फांसी लगा दें। जो खातून रेप हुई हैं, जिनके बच्चों ने सारा देखा है, सारी ज़िंदगी उनकी सफरिंग है, और जिसने किया उसको लटका दिया, अपने 5 मिनट में घर वाले रोध हो गए, फारिग हो जाएंगे, एग्नी तो ख़त्म होगी। मेरे नज़दीक तो प्रोलॉन्ग सज़ा उसको एक एक दिन जीना चाहिए ताकि उसको सज़ा मिले। और सर्टेनिटी ऑफ पनिशमेंट असल चीज़ है। हमारे मुल्क में जुर्म क्यों होता है कि मैं बच जाऊँ। अभी आपने एक बात की कि नहीं वो बाहर निकल जाएगा, ये है सर्टेनिटी जो होनी चाहिए कि बाहर नहीं निकलेगा। अगर मैंने जुर्म किया तो मैं जेल में सड़ूंगा, मेरा ख़ानदान भी ख्वार होगा, मेरे लिए वो धक्के खा के आएगा खाना लाने के लिए, करने के लिए। एवरीवन शुड सफ़र, सफरिंग शुड बी कॉम्पनसेटेड विद सफरिंग। ये हमारे यहाँ इसलिए जुर्म है कि लोग निकल जाते हैं, बच जाते हैं, सजाएं नहीं होती। पुलिस का निज़ाम, आप रेप को ब्लेम करना शुरू कर देते हैं, दूसरे दिन उसकी किरदार कशी शुरू होगी, अखबारों में छपना शुरू हो गया कि जी फ़ोन अपने बॉयफ्रेंड को किया है, कि किसको किया, मियाँ को नहीं किया, भाई को नहीं किया। कौन आएगा खातून? पहले ही इतना मुश्किल होता है रेप के केसेस में आना। सोशल स्टिग्मा ये है, हर किस्म का टैबू ये है। आप एक कंड्यूसिव एनवायरनमेंट बनाएं जो विक्टिम को इंकरेज करे। यहाँ पे एनवायरनमेंट कानून की, इन्वेस्टिगेशन की और तमाम की ये है जो करने वाले जो मुजरिम है उसको फैसिलिटेट करता है। ये तमाशे बंद करें। ये फांसी पप्पू वाला, ये पप्पू की इससे बात की आमिर ने, वो छोड़ें। ज़ैनब का बिल पास हो गया, कसूर की हैंगिंग हो गई, उसके बाद में कसूर में क्या बच्चों के रेप नहीं हुए? क्या बच्चों के मुल्क वहाँ उसी शहर में कसूर में हुए हैं केसेस? चले वहाँ तो फांसी उसी शहर का बंदा लगा था, वहीं का विक्टिम था, वहाँ क्यों नहीं रुक गया? ये थोड़ी सी साइंटिफिक चीज़ें करने की है और पढ़ लिख के प्रॉपर अप्रोच करने की जरूरत है। हर चीज़ का नी जर्क रिएक्शन है। पुलिस ने भी अचानक 2 बंदे ढूंढ लिए। अब वो जो लड़का है जिसका आज चल रहा है कि जी उसको उन्होंने भी, विटनेस ने भी नहीं, विक्टिम ने भी नहीं पहचाना। वो जो दूसरा लड़का पकड़ा था जिसका नाम था, जिसने आके जी मेरा फ़ोन था, पूरे मुल्क में आपने उसकी फोटो चला दी, वकारुल हसन, पूरे मुल्क में उसकी आपने फोटो चला दी, पूरे मुल्क में आपने उस बंदे को तबाह करके रख दिया अपनी फुर्तियां दिखाने के लिए। इस तरह केसेस डील होंगे, इस तरह मुजरिम पकड़े जाएंगे। सजा का होना, सर्टेनिटी ऑफ क्राइम पनिशमेंट इज इम्पोर्टेंट। एग्जैक्टली। मैं इस पर चाहूंगी कि मैं क्लास्टर साहब से भी पॉइंट ऑफ व्यू लूं कि वो इसके हवाले से क्या कमेंट देते हैं। लेकिन यहाँ पे ब्रेक का टाइम है, ब्रेक के बाद हम एक और टॉपिक भी डिस्कस करेंगे कि वो कौन सा ऐसा कानून है जिसके तहत बशीर मेमन साहब की पेंशन रोकी गई है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक से पहले हम क्राइम के हवाले से कुछ बात करते हैं। कोई स्टोरी है क्राइम के हवाले से, वो आपसे शेयर करते चलूँ। वफाकी हुकूमत ने ताकतवर प्राइवेट अस्पतालों के खिलाफ कार्रवाई करने के हवाले से नाकामी का एक सामना हमने देखा है। प्राइवेट अस्पतालों को रेगुलेट करने वाली जो अथॉरिटी है उसने अस्पतालों की ताकतवर इंतज़ामिया में हमने देखा है बेबसी सामने आई है। एक इशू है जिस पर एक इनसाइड स्टोरी है क्लास्टर साहब के पास, और उसके हवाले से हमें उसके जो विक्टिम है मशल हसन, उन्होंने भी ज्वाइन किया है। पहले मैं क्लास्टर साहब आपको जाने पाऊंगी, ज़रा स्टोरी नरेट कर दीजिएगा पब्लिक के लिए ताकि इजी हो जाए इसको अंडरस्टैंड करना। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर दूं कि लोग हो सकता है कि ये रेटिंग वाली स्टोरी ना हो, स्पेशली जब इतना बड़ा मुल्क में इश्यूज़ हैं आपके सामने। वहाँ पे लाहौर में हमने देखा इतना बड़ा वाक़या चल रहा है, वहाँ पे इशू रेप वाला विक्टिम जैसे अभी बात की, कौमी असम्बली के मसाइल हैं आज वो हमने सुने। उस वक्त ये स्टोरी लाना मुमकिन है बहुत सारे लोगों के लिए बड़ी अजीब सी बात होगी, लेकिन मेरा ये ख्याल है कि लोगों को यही रियल इश्यूज़ हैं जो उनको बताने की ज़रूरत है, जहाँ पे कोई फोकस नहीं करता। और मेरे लिए, क्योंकि मैं फैक्ट्स इस केस के कुछ जानता हूँ, मैंने इस पर लिखा भी है, कॉलम भी लिखे हैं,
और कुछ इस पूरे प्रोसेस में मैं इसमें रहा हूँ कि फरवरी में सर, या भी मेरा ख्याल मशल वो खुद बताएंगे सारा, कि फरवरी में ये अपने वाले साहब को लेके गए थी, उनको हार्ट का कोई मसला हो, इनके भाई भी साथ थे वजदान, तो ये गए वहाँ पे इसमें मरूफ हॉस्पिटल में गए। अब मरूफ हॉस्पिटल में क्या कुछ हुआ, इस्लामाबाद का मरूफ हॉस्पिटल है, उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी है, मैंने खैर इसमें जो लोग इसमें कंसर्न है उनका पॉइंट ऑफ व्यू भी उसमें दिया है, इवन दैन कोई बंदे को देना चाहते हैं दे आर मोस्ट उस पर वेलकम। तो उसके बाद इनके वालिद साहब की जिन हालात में डेथ हुई वो खैर अभी वो खुद बताएंगे क्या हुआ था। 4 घंटे वहाँ पे हॉस्पिटल में, एक मतलब वो कहते हैं अवॉइडेबल एक बात चीज़ें होती हैं, ह्यूमन एरर के हैं, इनकम्पिटेंसी के, नेग्लिजेंस के हैं, डैम केयर एटीट्यूड के हैं, वो तो अपनी जगह पे है। इन्होंने जाके वहाँ पे एक उस पर केस फाइल किया था। हेल्थ केयर एक रेगुलेटरी अथॉरिटी है, 2 साल से वो कायम है। आज इनको रेगुलेटरी अथॉरिटी की तरफ से वो लेटर मिला है, ये इनके वाले साहब की तस्वीरें चल रही हैं, ये जो साहिबजादा हसन साहब हैं जिनकी डेथ हुई थी वहाँ पे, आज वो खुद बताएंगे केस क्या था। और रेगुलेटरी अथॉरिटी के जो इनके सरबराह हैं, CEO, मेरी उनसे भी बात हुई है, डॉक्टर अली साहब हैं, डॉक्टर अली साहब जो हैं, अली नकवी साहब हैं, मेरी जो उनसे गुफ्तगू हुई है, मुझे तो बड़े अच्छे समझदार बंदे लगे। कनाडा से सर वो छोड़ के, ये रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड, रेगुलेटरी अथॉरिटी के हेड हैं, जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में है, जो कि इनको रेगुलेट करती है हॉस्पिटल्स को, कंप्लेंट्स वगैरह अगर सपोजिटली रेगुलेट, सपोजली उनसे जो मेरी गुफ्तगू हुई है वो शॉकिंग गुफ्तगू है कि उन्होंने क्या फैक्ट्स बताएं। उन्होंने अपने उसमें जो मेरी उनसे गुफ्तगू हो तो मैं बाद में बताता हूँ सारी चीज़ों का। ये कनाडा से छोड़ के आए थे अपने मुल्क को सर्व करने के लिए। हम कहते हैं कि ओवरसीज़ पाकिस्तानी आए, हम चाहते थे ऐसे महकमों में आए, ऐसे लोग हमें चाहिए, डॉक्टर अली नकवी साहब जैसे रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ को जो हेड करें। अब थोड़ा सा मशल से पूछ लेते हैं कि इनके वालिद साहब के साथ वहाँ पे क्या हुआ, उसके बाद रेगुलेटरी अथॉरिटी में गई, वहाँ पे क्या हुआ, और आज इनको जो लेटर मिला है ना वो क्या हुआ। तो मशल ज़रा आप हमें बताएंगी कि ये सारा आपके वालिद साहब का जो इशू, आपने पहली दफ़ा एक बोल्ड हमने स्टेप देखा है कि बेटी जो है अपने बाप की उसकी जस्टिस के लिए अप्रोच किया उन्होंने। और मुझे डॉक्टर अली नकवी साहब से जो मेरी बात हुई, जो हेड है अथॉरिटी के, तो उन्होंने कहा जी मेरे लिए बहुत बड़ा टेस्ट केस बन सकता था लेकिन नहीं बन सका। वो तो मैं रीजनिंग बाद में बताऊंगा, जो उन्होंने अपनी मजबूरियां बताई जो मुझे समझ में आ रही थी। आप बताएं कि आपके सिलसिले में क्या हुआ और बाद में क्या कुछ हुआ। अस्सलाम वालेकुम जी, थैंक यू वेरी मच मुझे शो पे लेने के लिए। वैसे आपने मुझे बहुत सपोर्ट किया है शुरू से ही, जब से मेरा ये केस स्टार्ट हुआ है। सबसे पहले मैं ये बताना चाहूँगी कि बाबा की मार्च में 8 मार्च की ये बात है, उनके स्टमक में थोड़ा सा गैस्ट्रिक बेसिकली ट्रबल था, जिसकी वजह से नियरेस्ट हमारे घर के मारूफ हॉस्पिटल होता है, तो मैं उनको वहाँ लेकर गई। सुबह 8 बजे का टाइम था तकरीबन, तो वहाँ लेकर गई। वहाँ डॉक्टर ऑन ड्यूटी जो डॉक्टर था उसको इन शॉर्ट 3 घंटे तक उसको नहीं पता चला कि उनको एक्चुअली मसला क्या है। उस दौरान उनको हार्ट अटैक हो चुका था, जो कि डॉक्टर के मुताबिक बहुत माइल्ड सा हार्ट अटैक है, तो हम ICU में शिफ्ट कर देते हैं। 2-2.5 घंटे तक वो वार्ड में ही रहे। उसके बाद उनको जो उनके कॉरिडोर में कर्टन्स लगा के उन्होंने सो कॉल्ड ICU बनाया हुआ है, वहाँ पे उनको मूव किया गया, जहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्टर्बेंस भी थी। वहाँ मैं 3 घंटे तक उनको कहती रही कि कोई कार्डियोलॉजिस्ट अवेलेबल है आपके पास। उन्होंने कहा हम उनके साथ इन कांटेक्ट हैं फ़ोन पे, लेकिन ये हम नहीं कह सकते वो कब तक आएंगे। मैंने उनको बोला कि आप उनको प्लीज़ अर्जेंटली कॉल करें, या जैसे भी कोई भी अवेलेबल हो तो आप प्लीज़ वो करें, जैसे भी हो सकता है। इस दौरान उनका जोर इस चीज़ पे था कि आप इनको ICU से CCU में शिफ्ट कर दीजिए, तो उसके बाद जब कार्डियोलॉजिस्ट भी आ जाएंगे तो हम देख लेंगे कि फ़र्दर क्या करना है। और मैं इस बात पे अड़ी हुई थी कि जब ICU में ही आप उनका ट्रीटमेंट कुछ नहीं कर रहे और कार्डियोलॉजिस्ट ही अवेलेबल नहीं है, तो CCU में आप ले जाकर उनको क्या करेंगे। काम तो कार्डियोलॉजिस्ट का है, आपके पास कार्डियोलॉजिस्ट ही नहीं है। तो वो आप मुझे काइंडली ये बता दें कि कब तक आएगा, कब आ रहा है या नहीं आ रहा, अवेलेबल है या नहीं है, नाम बता दें, कॉन्टैक्ट नंबर दे दें, मैं उनसे ख़ुद बात कर लूँ। मुझे किसी सवाल का जवाब नहीं दिया गया। अल्टीमेटली मैंने उनको 11 बजे डिसाइड किया, 8 बजे से 11 बजे तक उनको वेट करवाया गया। उसके बाद मैंने डिसाइड किया कि मैं इनको मूव करूँगी RIC, जहाँ पे मेरी ऑलरेडी बात हो चुकी थी। उसके बावजूद मुझे 40 मिनट वेट करवाया गया कि उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। मारूफ हॉस्पिटल में, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है जी, सारे जानते हैं, उनके पास एम्बुलेंस अवेलेबल नहीं थी। 40 मिनट में एम्बुलेंस आई, मुझे नहीं पता कहाँ से आई, उन्होंने प्राइवेट कहीं से मंगवाई या PEMS से मंगवाई। उन्होंने 40 मिनट में एम्बुलेंस मंगवाई। उसके बाद मैं बाबा को लेकर गई। रास्ते में उनकी क्रिटिकल हो गई कंडीशन, ऑल्दो वो RIC पहुंचने तक बात कर रहे थे, सांस भी ले रहे थे, लेकिन उनको रास्ते में ही दूसरा हार्ट अटैक हुआ। कोई उन्होंने अपनी नर्स या कोई अपना बंदा उन्होंने हमारे साथ नहीं भेजा।
एम्बुलेंस में ऑक्सीजन उन्होंने कहा कि अवेलेबल है, लेकिन ऑक्सीजन बाबा कह रहे थे कि नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि सारे शीशे खोले एम्बुलेंस के, उनको सांस नहीं आ रहा था, तो ऑक्सीजन वो बेसिकली काम नहीं कर रहा था। 5 महीने हो गए मुझे, मैंने बाय द बुक चलने की कोशिश की। मैंने हॉस्पिटल, इससे पहले उस पे जाते हैं, पहले हॉस्पिटल में कितने घंटे तक आपके वाले साहब रहे? एक सवाल है जी। ये जब डेथ होगी ऑब्वियसली उसके बाद आपने हॉस्पिटल वालों को इनसे शिकायत किया, कांटेक्ट किया, तो मारूफ की जो इंतजामिया थी इन्होंने आपके साथ क्या जवाब डेथ दिया? वहाँ पे हुई थी, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ, वही बता उसके रहे बाद आपकी मारूफ हॉस्पिटल वालों से कोई हुई कांटेक्ट आफ्टर द डेथ? नहीं, मेरा उनसे कोई कांटेक्ट नहीं हुआ। मैंने एक आर्टिकल लिखा था जो वायरल हुआ, उसके बाद मैंने पीएम के सिटीज़न पोर्टल पे कंप्लेंट फाइल की एक, जिसको पिंग पोंग की तरह इधर उधर घुमाया गया और कुछ दिनों बाद वो कंप्लेंट क्लोज कर दी गई। उसके स्क्रीनशॉट्स मेरे पास मौजूद हैं जो कि मैं सबमिट कर सकती अच्छा, हूँ। आप मशल, आपको प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान ज़ाती तौर पर जानते हैं? जी, वो मुझे जानते हैं। मैं पीटीआई की रिजर्व सीट पे नॉमिनेटेड थी एमएनए के लिए, तो वो मुझे बहुत अच्छी तरह जानते हैं, बाय नेम जानते हैं। मैंने बहुत काम किया है पार्टी के लिए, तब्दीली के लिए, लेकिन मुझे कहीं नजर नहीं इसके बाद जब आपने कंप्लेंट दर्ज, एक तो मतलब आप ये बता रहे हैं जो मुझे समझ आ रही है कि वहाँ पे कोई कार्डियोलॉजिस्ट नहीं था, 4 घंटे 3 घंटे तक उन्होंने वहीं पे रखा, उन्होंने वो आया नहीं है, कार्डियोलॉजिस्ट को बुलाया नहीं गया, या फ़ोन पे कांटेक्ट में थे, या वट उस पर रीज़न थी। तो उसके बाद वहाँ पे क्या हुआ जब उस पर रावलपिंडी इंस्टीट्यूट में गए, आप लोग लेके गए इनको 3-4 घंटे के बाद, जब वहाँ बंदे कोई नहीं था? हम जी वहाँ जाने से पहले कॉल की वहाँ, तो उन्होंने कहा हमारी टीम अवेलेबल है, आप लेकर आ जाएं। हम जैसे ही वहाँ पहुँचे, उनकी टीम गेट्स के बाहर खड़ी वेट करी। जनरल अजहर क्यानी साहब है, मेरा ख्याल है रावलपिंडी इंस्टीट्यूट के सरबराह जो हैं, उन्होंने बड़ा बेहतरीन वहाँ पे सिस्टम बनाया हुआ है। उन्होंने हमें गेट से लेके बाबा को डायरेक्टली वो सीसीयू में लेकर गए और वहाँ उन्होंने उनको ट्रीटमेंट करने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने कहा कि ऑलरेडी काफ़ी देर हो चुकी है और मतलब आप किसी भी चीज़ के लिए तैयार हैं। अच्छा, जो मैंने एप्लीकेशन पढ़ी है, जो जवाब उस पर आते हैं, अभी आप वो बताएंगे कि वहाँ पे क्या हुआ, रेगुलेटरी अथॉरिटी में क्या हुआ, उस पर तो आते हैं। उस पर जब आपकी एप्लीकेशन थी, मैं उनके जवाब पढ़ रहा था, तो मरूफ हॉस्पिटल के मैनेजमेंट ने 3-4 इल्ज़ामात लगाए हैं जो उनका मौक़िफ़ है। उन्होंने कहा जनाब कि हमने पूरा इनको ट्रीटमेंट दिया, हमने बड़ा सेटिस्फैक्ट्री किया, ये यहाँ से उनको खुद लेके चले गए, मतलब उनका ख्याल था कि क्योंकि कार्डियोलॉजिस्ट ना भी हो तो 3-4 घंटे इन्हें हॉस्पिटल रहना चाहिए था। इससे बड़ा सीरियस इल्ज़ाम उन्होंने ये लगाया है कि जनाब आप उनको हरासा कर रहे हैं, क्योंकि आपने आर्टिकल लिखा, वो ट्विटर पर बहुत बड़ी बहस छिड़ गई, बहुत बड़ा एक वहाँ पर ट्रेंड चले गया। अगर यहाँ पे हॉस्पिटल जो है 3-3, 4-4 घंटे तक कोई कार्डियोलॉजिस्ट भी नहीं आता जो हार्ट कार्डियोलॉजिस्ट के ना होने पे क्या कहते हैं मारूफ वाले? वो कहते हैं हमने कॉल पे रखे हैं, दुनिया भर में कॉल पे होते हैं। कॉल तो नहीं, अब मरीज पड़ा हुआ है इमरजेंसी में तो कॉल इसीलिए कि कॉल पे और वो नहीं है, वो 3 घंटे नहीं है। वो कहते हैं कि नहीं आए, नहीं मानते हैं कि नहीं है, आए। वो नहीं है ना, उसमें तो नहीं है, वो तो नहीं है। वो और इल्ज़ाम लगा रहे हैं, वो कह रहे हैं आप उनको हरासा कर रहे हैं, उनको धमका रहे हैं और आप उनसे कोई नाजायज़ तरीके से पैसे लेना चाहते हैं। ये उन्होंने इल्ज़ाम लगाया है आप पे कि जो उन्होंने ये मरूफ वालों ने वहाँ पे, जो मैंने उनका जवाब पढ़ा है जिसका हम उनका पॉइंट ऑफ व्यू देते हैं, आप वाकई उनसे पैसे लेने के लिए या उनको हरासा कर रहे हैं या इस तरह की कुछ चीज़ें हैं? जी, हमने तो बाय द बुक चलने की कोशिश की है। मुझे नहीं लगता, मुझे सब ने डिस्करेज किया था कि आप किसके खिलाफ लड़ रही हैं, यहाँ तो जी ये पूरा माफिया है, आप कुछ नहीं कर सकेंगी, कुछ फ़ायदा नहीं होगा, आप छोड़ दें ये केस, ये है वो है। मैंने बाय द बुक चलने की कोशिश की, मैंने पीएम पोर्टल पे जाके शिकायत की, मैंने डीएचओ को शिकायत की, उन्होंने मुझे इन्फॉर्म किया IHRA कॉन्स्टिट्यूट हो रही है, उसका अभी नोटिफिकेशन हुआ है, आप उनके पास जाएं। डीएचओ ने, ज़ईम ज़िया साहब ने मेरी कंप्लेंट फॉरवर्ड की IHRA में। इस तरह से मैंने अपनी कंप्लेंट परसू की। स्टार्ट डिप्टी कमिश्नर से भी रब्ता किया था, शफकत साहब जो हैं, शफकात साहब। मुझे कोई भी ऑनेस्टली इशू होता है तो ही इज़ ऑलवेज अवेलेबल। उन्होंने मुझे हमेशा हेल्प किया है, लेकिन इस मामले में वो कह रहे थे कि पाकिस्तान में टेलर्स, मदरसाज और हॉस्पिटल्स, प्राइवेट हॉस्पिटल्स की कोई रेगुलेशन नहीं है, कोई रेगुलेटरी अथॉरिटी। एक सेकंड रुकिएगा, मैं एक बात क्या करना चाहता, जो आपने बात की है, ये एक बहुत बड़ा मुल्क में एक मजाक बन गया है। और जी पैसे लेना चाह रहे हैं, पैसे क्यों मिलते हैं कॉम्पनसेशन? ये जिंदगी का कोई नेमुल बदल नहीं होता। ये क्या मुफ्त इलाज करते हैं हॉस्पिटल्स? मुफ्त करते हैं, पैसे लेते हैं आपसे, लाखों में लेते हैं। कॉम्पनसेशन का कॉन्सेप्ट ये है कि जो इस किस्म के इदारे हों, जब उनको फाइनेंशियल डज पड़ती है ना, ये ज़बान सिर्फ समझते हैं पैसे की। बाहर भी जब जूरीज अवार्ड करती हैं, वो पैसा इसलिए नहीं देती कि वो कहते हैं कि जी आपका भाई फौत हो गया, बाप फौत हो गया, तो आपको $2 मिलियन मिल जाएं। वो कहते हैं कि $2 मिलियन जब लगेगी डज, आइंदा ये एहतियात करेंगे। दिस इज टू मेक देम पे इन द लैंग्वेज दे अंडरस्टैंड।
ये पैसे वाले कारोबार सिर्फ पैसे की ज़बान समझते हैं और फिर बैकफुट पे डालना चाहते हैं। और देखें जी, वो वारसान पैसे मांगना चाहते हैं, पैसों से वालिद वापस नहीं आएगा, लेकिन अगर इनको पैसे ठुक जाएंगे तो हो सकता है किसी और का वालिद बच जाए। ये है कॉन्सेप्ट और ये लोगों को क्लियर होना बड़ा ज़रूरी है। और मैं चाहता हूँ पाकिस्तान में लोग कॉम्पनसेशन मांगें और मांगे दबा के। लेकिन जो कुछ वहाँ पे जिस फोरम पे गई थी ज़रा वो पूछ लेते हैं। जब आपने वहाँ पे एप्लीकेशन दी थी इनको, रेगुलेटरी अथॉरिटी को, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद जी मेरी यही था, कॉल्स पे कॉल्स थी इनको। इन्होंने मुझे बताया कि जी हमारे रूल्स ये हैं, विद इन 15 डेज़ ये हो जाएगा वो हो जाएगा, लेकिन मुझे इनको बार बार एवरी अदर डे मुझे इनको कॉल करना पड़ा पूछने के लिए। इंक्वायरी कमेटी इनकी कॉन्स्टिट्यूट नहीं हो पा रही थी। वो कह रहे थे कि कोई अंडर प्रेशर आ जाता है, कोई छोड़ के भाग जाता है। इंक्वायरी हमारी जाके हुई जुलाई में जाके इंक्वायरी कमेटी हमारे घर आई। उन्होंने हमसे सारी इन्वेस्टिगेशन की, ईच एंड एवरी डिटेल एंड एवरीथिंग। और उन्होंने कहा उसके बाद वो मारूफ वालों से जवाब लेंगे, जिसके बाद वो अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बनाएंगे और उसमें वो सारा कुछ एक्सप्लेन करेंगे किसका कसूर था, क्या था। उन्होंने मारूफ वालों से, जो मुझे बताया गया, उन्होंने मारूफ वालों से जवाब मांगा तो मारूफ वालों ने कहा कि आपकी ज्यूरिसडिक्शन ही नहीं है, हम आपको आंसरेबल नहीं हैं। आज तक इंक्वायरी कमेटी को, ऑल्दो मारूफ वालों ने IHRA को अपना जवाब दे दिया है, लेकिन इंक्वायरी कमेटी वालों से आज मेरी बात हुई है और उनको ये मारूफ का जो जवाब है वो उनको अभी तक नहीं मिला, जिसकी बेस पे वो कहते हैं ना हम अपनी फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट बना सके और ना हम फर्दर कुछ आगे कर सके। अच्छा, मेरे पास वो लेटर है जो आपको डॉक्टर अली नकवी साहब ने आपको भेजे, आपको भी भेजे, बल्कि उसी तरह का लेटर एक और भी हैं। वहाँ पे शिफा के खिलाफ कंप्लेंट थी, उसी से मिलती जुलती वो कंप्लेंट थी। तो वो लेटर में क्या था जो आपको भेजा गया? मैं जस्ट रीडिंग, लेकिन मैं चाहता हूँ कि व्यूअर ज़रा सुने कि इस मुल्क में, फिर मैं बताऊँगा कि अली नकवी साहब से मेरी क्या बात है, उन्होंने क्या शॉकिंग ये इनकशाफात किए हैं। बल्कि मुझे रहम आया मैं कि अगर इस मुल्क की ये हालत है तो फिर उसके बाद अल्लाह ही हाफिज़ है। वो ज़रा बताएंगे कि लेटर में क्या बताया गया आपको, कि क्या कहा है उस रेगुलेटरी अथॉरिटी? उन्होंने मुझे इन पर्सन मैं उनसे मिली भी हूँ और उन्होंने मुझे लेटर पे भी जो लिखा है और उन्होंने मिल के भी मुझे यही बताया था कि उनके पास ना फंड्स हैं, ना उनके पास एम्प्लॉयज़ हैं, ना उनके पास प्रॉपर ऑफिस है, और वो हेल्पलेस हैं बिल्कुल। उन्होंने बहुत शोर मचाया कैबिनेट कमेटी में जाके, उन्होंने हर फोरम पे बहुत शोर मचाया, लेकिन कोई उनके साथ कोऑपरेट नहीं करना चाह रहा, जिसकी वजह से वो हमारे साथ कोऑपरेट नहीं कर सकते। आप उनसे ये मुतमईन हैं अली साहब ने जो लेटर आपको लिखा है आज जो सेटिस्फाइड, या मेरा ख्याल है मैं ज़रा कंटेंट उसके ज़रा मैं बताऊँ, उसमें बड़े मालिक साहब दीज आर वेरी शॉकिंग। एक मिनट के लिए थोड़ा सा मशल को रोक के, मेरी अली साहब से भी बात हुई है सर। अली साहब, मुझे गुफ्तगू से जो मैंने उनका लेटर देखा है, बड़े कम लोग होते हैं जो इस तरह का लेटर लिखते होते हैं विक्टिम फैमिली ऑन रिकॉर्ड। मैं आई मस्ट अप्रिशिएट उनकी मजबूरी, हम उसमें नहीं जा रहे, बैशिंग की तरफ नहीं जा रहे, हमारा तो होता है ना कि उसी में पढ़ जाओ। उन्होंने लिखा है जनाब कि यार 2008 में अथॉरिटी बनी थी, नहीं सॉरी 2018 में, 2 साल हो गए, इस अथॉरिटी का ना कोई फंड है, ना इसका कोई स्टाफ है, ना रिक्रूटमेंट है। मैं अकेला हूँ, रेंट की चीज़ें मैं खुद करता फिरता हूँ। मैं कनाडा छोड़ के पाकिस्तान आया था, ये डॉक्टर हैं माशाल्लाह, बड़े पहले यहीं पे थे। इन्होंने कहा जनाब कि इस अथॉरिटी को मैं मॉडर्न लाइंस पे चलाना चाहता था, जैसे दुनिया भर में चलाई जाती है। जो बात आपने की है, हॉस्पिटल्स के खिलाफ हमने कैसे आके कंप्लेंट्स को एड्रेस करना है, हमने कंज्यूमर को कैसे इंसाफ देना है, हमने बाकी रजिस्ट्रेशन वगैरह कैसे करनी है। उन्होंने ये कहा है कि मैं लेटर लिख लिख के मर गया हूँ, मैं लोगों से मिल मिल के, मैं बोर्ड्स के पास गया हूँ, मैं यहाँ पे हु इज़ हु के पास गया हूँ इन 2 सालों में कि हमारे पास फंड्स नहीं हैं, हमारे ये इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोई स्टाफ चाहिए, कोई दफ्तर चाहिए, कुछ लोग चाहिए। इट्स ए शॉकिंग फैक्ट कि इमरान खान साहब हेल्थ की यहाँ पे वो करने आए थे, रिफॉर्म्स करने आए थे। हमें ये पता चल रहा है 2 साल बाद जो CEO आए थे कनाडा से, ओवरसीज़ की बात करते हैं, वो कहते हैं मैं अकेला CEO हूँ, कोई बंदा नहीं है मेरे पास। मुझे इन्होंने 30 जून को ये फंड दी, अभी 30 जून को लैप्स हो गए, अब वो कहते हैं मेरे पास नहीं। तो मैं कि सर आपने इन्वेस्टिगेशन कैसे लेटर लिख दिया है इन तमाम लोगों को कि जी कि वी कांट प्रोसीड। तो उन्होंने कहा मुझे बताएं, मैं इनको हैंग इसमें रखा हूँ, मैं इनको लटकाए रखूँ कि इनके पास, कि जब मेरे पास कोई वो नहीं है। उन्होंने कहा ये कहना है इनका गलत है। मैं उनको बता दिया है कि मेरे पास कोई वसाइल नहीं है, मेरे पास बंदा नहीं है, बाकी मेरी चीज़ें नहीं है। अब व्हाट नेक्स्ट? ये तो फिर ये केस दाखिल दफ्तर हो गया, क्योंकि वो कहते हैं, मैंने उनका मौक़िफ़ दे दिया। अब ये भी जाएंगी हाई कोर्ट के पास रिलीफ लेने, फिर गवर्नमेंट कहेगी जी कोर्ट्स हर मामले में घुस जाती हैं। और ये जहन में रखें कि मशल जो है, मैंने पहले कहा, इसलिए सवाल पूछा था, इमरान खान साहब इनको ज़ाती तौर पर जानते हैं, इन्होंने बहुत सारा पार्टी के लिए रिसर्च वर्क किया हुआ है,
ये इन्होंने, बल्कि अगर आपको याद हो, ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान जाती होती थी जब पीटीआई का पनामा का केस चल रहा था। इन्होंने बहुत सारी चीज़ें वहाँ से इमरान खान साहब की पार्टी के लिए निकाल के दी हैं, जो लोगों को शायद नहीं पता होगा। प्रोसीडिंग में डेली बैठी होती थी, वहाँ पे जाती थी। आज वो ये कह रही है मशल साहबा कि मुझे उसी पार्टी में, उसी हुकूमत में, इन्होंने सिटीजन पोर्टल प्राइम मिनिस्टर पे भी भेजी इन्होंने चीज़ें, इन्होंने उनकी मिनिस्ट्री को भी अप्रोच किया। एंड टुडे शी इज़ टेलिंग अस कि नथिंग हैपेंड, क्योंकि वो मरूफ का कह रहे हैं कि दे आर, सिर्फ वो नहीं है इस मुल्क में, एवरीबॉडी पावरफुल। अब नेक्स्ट आपका क्या ये है, बस ख़त्म होगी कहानी, बात ख़त्म? मुझे पता है आपके घर वाले भी आपको ये कह रहे हैं छोड़े, ताकतवर लोग हैं, क्या करेंगी? बिल्कुल, मेरी मदर बहुत कंसर्न्ड है, स्पेशली आफ्टर बाबा, वो बहुत ज़्यादा प्रोटेक्टिव हैं। तो मुझे आज भी मना करी थी कि तुम बस छोड़ दो ये वो, लेकिन मैं तो एंड तक जाऊंगी, मैं इनको नहीं छोड़ूंगी। मुझे अगर पैसे चाहिए होते तो मुझे पहली ऑप्शन अली नकवी साहब ने ये दी थी कि आप ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रेजोल्यूशन की तरफ आएँ। मुझे एक दो और लोगों ने भी कहा कि इनसे पैसे लेके बस बातचीत ख़त्म करें। मैं ये कहना चाहती हूँ कि इनके पेरेंट्स होते होंगे फॉर सेल, मेरे बाबा की कोई कीमत नहीं थी। तो अब नेक्स्ट आप क्या करेंगे? व्हाट विल यू डू? डोंट रिवील योर हैंड ऑन एयर। ऑन एयर ना बताएं, अपने लीगल ऑप्शंस देखें। बिल्कुल, मैं एंड तक इनको ड्रैग करूंगी जहाँ पे भी। इमरान खान साहब कहते हैं हमेशा हालात क्यों नहीं, रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ ही मसला है इस मुल्क का। अगर शुगर इंडस्ट्री है तो केन कमिश्नर्स उनके लिए काम करते हैं। अगर हेल्थ के अंदर इन्होंने एक्ट पास किया हुआ 30% तक प्राइसेस खुद ही बढ़ा सकते हैं आपके हेल्थ वाले। सबसे बड़ी स्ट्रॉन्ग लॉबी इस मुल्क में। आप मशल कोई प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को कुछ कहना चाहते हैं? बिकॉज मैं रिपीटेडली से मैं कह रहा हूँ कि आपको ज़ाती तौर पर जानते हैं, और आप पूरे 3-6 महीने उनके साथ पनामा केस में, आप जहांगीर तरीन साहब, इसाक हकवानी साहब, सारे जाते रहे। आपने पूरी कोशिश करके देख ली। उसी प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जिनको आप पाकिस्तान का प्राइम मिनिस्टर बनाना चाह रही थी, कोशिशें की आपने। आज उनको क्या कहना चाहेंगे आफ्टर 6 मंथ कि आपके वाले साहब के हवाले से जो कुछ हुआ है? मैंने इलेक्टोरल रिगिंग वाली केस से लेके पनामा के केस तक हर हेयरिंग पे मैं होती थी कोर्ट में, लेकिन आई एम सॉरी टू से कि दैट वाजंट वर्थ इट। ये आज आपको फील हो रहा है इट वाजंट वर्थ इट, कि आपने जितनी एफर्ट्स की कि एक हुकूमत आएगी, हेल्थ रिफॉर्म्स होंगे, कुछ लोग पावरफुल लोग अकाउंटेबल होंगे, किसी के खिलाफ कार्रवाई होंगी। आज जो आपको लेटर मिला है, नो यू आर टोटली डिसअपॉइंटेड कि वो प्राइम मिनिस्टर साहब जिनके लिए आपने सारा कुछ किया इन गुड फेथ, को आपको तो नहीं पता था एक दिन ये चीज़ें होंगी, आपको ज़रूरत पड़ जाएगी। तो प्राइम मिनिस्टर पोर्टल से लेके, उनकी हुकूमत से लेके, उनकी वजारत से लेके, कहीं से कोई सपोर्ट नहीं है आपको, एंड यू आर टोटली डिसअपॉइंटेड टुडे। कहीं से भी नहीं। कोई गिला, कोई शिकायत, कोई प्राइम मिनिस्टर साहब के नाम, कोई मैसेज? बस जी यही कहना चाहूँगी कि अगर हो सके आपसे तो प्लीज़ अगर कुछ आवाम के लिए भी कर सकें, क्योंकि मुझे पता है मैंने कितनी मुश्किलों से ये अपनी कंप्लेंट को परसू किया है और कितनी मुश्किलें आई हैं। मतलब वी आर सॉरी ओवर योर लॉस। बड़ा मुश्किल होता है बेटी के लिए, जिस तरीके का आपकी ऑर्डील थी, मुझे कुछ चीज़ों का पता है। आई एम विटनेस टू सर्टेन थिंग्स। इट्स टेरिबल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग अस। थैंक यू माशाल्लाह, आपने हमें टाइम दिया है। नाज़रीन, हमें ब्रेक का टाइम है। ब्रेक के बाद हम इसी के ऊपर कंटिन्यू करेंगे कि अगर अमला नहीं था, फंड्स नहीं थे, कुछ नहीं था, तो ये अथॉरिटी बनी कैसे और हेल्थ रिफॉर्म्स कैसे होंगे, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाजरीन। क्लास्टर साहब, ये अथॉरिटी बन कैसे गई जब फंड्स नहीं थे, एम्प्लॉयज़ नहीं थे, काम हो नहीं सकता था? अब इस मुल्क में वो क्या कहते हैं, मतलब किस किस चीज़ का रोना रोए, और फिर हुकूमतें हमसे नाराज़ हो जाती हैं जी। आप बैठ के शाम को दुकान खोल लेते हैं, और दुकान खोलने के बाद आप लोग जो है ना फिर अपनी हमारे ऊपर तबरे पड़ना शुरू कर देते हैं। ये कॉमन मैन का मसला है। अगर मशल हसन को, मैं फिर रिपीट, मैंने क्यों जानबूझ के 3-4 दफ़ा कहा लोगों को बताने के लिए कि एक वो लड़की जो इमरान खान साहब जिनको ज़ाती तौर पर आज से नहीं जानते, फॉर द लास्ट 5 years, ये जहांगीर तरीन साहब इनको ज़ाती तौर पर उन्हीं के उसमें स्टाफ में थे, इन्होंने काम किया वहाँ पे। इनको पूरी पीटीआई जानती है। ये पूरी की पूरी उनकी वोमेन सीट MNA की सीट पे ये उनकी वन ऑफ द नॉमिनीज थी। उसमें उनकी बदकिस्मती, क्योंकि साउथ से तो रखनी नहीं थी ना, जीते इलेक्शन साउथ से या पीटीआई, लेकिन इन्होंने रखे सारे जो है ना आपके, फिर आप नाराज़ हो जाएंगे, आपके लाहौर के वहां से गुलबर्ग, कैंट, डिफेंस। बात बड़ी है कि इंसानी सीरियसनेस की, मैं उसी पे आ रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ साउथ को हर चीज में ना, मैं सुन ले ना, बता दूं कि कैसे मतलब इन लोगों के साथ ज्यादतियां होती हैं।
इन्होंने वहाँ से 15 MNA सिर्फ इन्होंने 3 उसे रखी हैं, लाहौर से उससे 3, एक हल्के से 15 MNA MP रखी है इन्होंने, ये इमरान खान साहब की पार्टी ने। इन तक जब बारी पहुंची है, जिन्होंने पार्टी के लिए सारी मेहनतें की, उस वक्त तक सारा कोटा खत्म हो गया था। 17 की 17 होगी, 18 पे उसकी बारी नहीं आई थी, ना कभी बारी आएगी। चले वो एक अपनी चीज़ होगी। आज जब उसको थोड़ी सी उसको जस्टिस की ज़रूरत है, कंपैशन की ज़रूरत है, जो आपने अभी बात की, एम्पैथी की ज़रूरत है। आज ना इमरान खान साहब कहीं पे, उनके मसले ही और हैं, वो शायद आज वो कल को पहचानने से इनकारी हो जाए भी ये लड़की कौन है, कौन सी किधर से आई। इस वक्त हालात ऐसे हैं। दूसरी बात मैं हॉस्पिटल वालों को कहना चाहता हूँ, सर मुझे जाना पड़ गया वहाँ पे अमेरिका अपनी वाइफ के ट्रीटमेंट के लिए, कि जो कुछ वहाँ पे इन शिफा वालों ने किया, जिस तरह के इन्होंने डायग्नोज गलत किया, लैब इन्होंने टेस्ट दिया और एक दिन जवाब दे दिया। 1.5 साल के इलाज के बाद जो इलाज कर रहे थे वो डॉक्टर साहब जो हैं, उन्होंने कहा जनाब वो ऑन्कोलॉजिस्ट जो हैं वो तबलीग पे चले गए, 40 दिन के लिए गए, उनके मरीजों का कोई पीछे पता नहीं। ये मैं विटनेस हूँ। डॉक्टर ने जवाब दे दिया कि आपकी बेगम साहबा जो है ना ला इलाज हैं, चाहे घर अल्लाह करें। वो तो अल्लाह भला करे, उनके शाहीन सबाई साहब का, उनका बेटा डॉक्टर आसिम ऑन्कोलॉजिस्ट है, उन्हें पता चला। उन्होंने कहा कोई सारे काम छोड़े, हमें आप हमारे पास लेके हैं। ये शिफा वालों ने जवाब दे दिया था सर। जब हम वहां पे पहुंचे अमेरिका में, डॉक्टर्स ने कहा है कि ये बच के आई कैसे हैं पाकिस्तान से, हाउ शी सर्वाइव्ड। उन्होंने इतना गलत ट्रीटमेंट किया, इन्होंने प्रोटोकॉल फॉलो नहीं किए, SOPs फॉलो नहीं किए। मैं शिफा की बात कर रहा हूँ, इन द विक्टिम, हमने पैसे लगाए वहाँ पे। उन्होंने मुझे कहा कि अगर ये अमेरिका में कोई डॉक्टर इस तरह करता कि जो कीमो पहले लगनी थी वो आखिर पे लगाई, आखिर वाली दरमियान में लगाई और दरमियान वाली पहले लगा दी, ये उन्होंने कहा बच के कैसे आई हैं। लास्टली उन्होंने कहा कि अगर ये अमेरिका में यहाँ पे बच जाए तो डॉक्टर की मेहरबानी, फारिग हो जाए, अल्लाह की मर्जी। डॉक्टर्स ने कहा, डॉक्टर आसिम ने केस तैयार करके दिया मुझे, दीगर डॉक्टर्स ने कहा कि पाकिस्तान जाए, इनको सू करें। उन्होंने कहा ये अगर ये अमेरिका में ये कुछ होता, हॉस्पिटल्स भी बंद होता, इन पे मिलियंस ऑफ डॉलर्स के फाइन भी होते, डॉक्टर्स के लाइसेंसेस कैंसिल होते यहाँ पे। क्यों नहीं होता जी? इसलिए नहीं होता कि वहाँ की रेगुलेटरी अथॉरिटीज काम कर रही हैं। वहाँ भी डॉक्टर्स फरिश्ते नहीं है, उनको पता है कि इसके कॉन्सिक्वेंसेज हैं। ये जो आपने मैं इनसे बात कर रहा था कि क्यों ये डैमेजेस क्लेम करने चाहिए और होने चाहिए, बिकॉज ये एक ही ज़बान समझते हैं। जब वॉलेट पे पड़ती है, इनके बटवे पे मार पड़ती है तो सबको आता है। वहाँ भी यही हाल है। अगर वहाँ पे कॉम्पनसेशन इतनी हैवी ना हो तो यकीन माने वहाँ भी लोगों के साथ यही हाल हो। पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला क्या है? ये तमाम कार्टेल्स क्यों बने हुए हैं? तमाम जगह आटा इस मुल्क में क्यों ब्लैक हो रहा है? चीनी इस मुल्क में क्यों ब्लैक हो रही है? यहाँ दवाई क्यों ब्लैक हो रही है? और हर अपनी मर्जी से हर तीसरे दिन कीमतें बढ़ जाती हैं। रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नहीं है, काम नहीं कर रही। अगर SACB के 4 कमिश्नर्स बदलेंगे, अगर आपकी ये इतनी क्रिटिकल हेल्थ केयर, इनका पैसे नहीं है, क्रिटिकल केयर हेल्थ केयर की अगर आपकी रेगुलेटरी अथॉरिटी है, ठीक है। अभी मैं उस दिन टेलीविजन एक रिपोर्ट देख रहा था कि ये जो केस चल रहा था ये रेप वाला लाहौर में, कि जी उसमें जो लैब थी, फोरेंसिक लैब, उसके पास किट्स नहीं थी, पैसे खत्म हुए। तो फिर क्योंकि इतना हाई प्रोफाइल केस था तो CM ऑफिस ने फौरन पैसे रिलीज करवाए और वहाँ किट्स आई और ये DNA शुरू हुए दोबारा। हमारे मुल्क में हम इवेंट टू इवेंट चलते हैं। बंदा केस हो गया, फाइल आ दो, चौक से लटका दो, सिस्टम को ठीक ना करो। अब ये चीज़ मैं हैरान हो गया हूँ व्हेन यू टॉक टू दिस गाय, एंड आई मस्ट अप्रिशिएट यू डॉक्टर नकवी, आपके जो है अली नकवी ने कमाल लिखा है कि उन्होंने ऑन रिकॉर्ड एक चीज़ बता दी है। यार इससे ज़्यादा क्या मजाक बनेगा? और ये अभी कैपिटल है, ये अभी हम कोई अब कॉल आपके चले, मैं साउथ पंजाब में चला जाता हूँ। ये साउथ पंजाब का कोई पिछला ज़िला नहीं है कि वहाँ बात हो रही है। ये इस्लामाबाद के अंदर फिर रेगुलेटरी अथॉरिटी है और उसका ये हाल है। आप तो एम्पथी होनी चाहिए। अगर दर्द नहीं है ना किसी के लिए तो फिर वो रूलर इस तरह ही होगा। सर मैं आपको बताऊं, अभी जो बात आपने की, कितनी देर लगती है हॉस्पिटल की मैनेजमेंट को, कुछ नहीं चाहिए होता, उन्हें पता होता है पेशेंट को नजर आना चाहिए, थोड़ी सी एफर्ट। बहुत सारे अच्छे डॉक्टर्स हैं, करते हैं। मैं अब वो उसकी तारीफें कर रही थी ना, हालांकि अपना बाप तो उन्होंने लूज किया वहाँ पे RIC में जाकर, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी में कह रहा है। तो वो मशल कह रही थी कि वहाँ पे डॉक्टर्स इमरजेंसी के बैठ खड़े थे, एफर्ट तो किया ना उन्होंने बचाने की, ऑपरेशन में गए हैं उन्होंने अपनी मतलब उसे जनरल क्यानी अजहर क्यानी साहब ने इतना बड़ा अच्छा किया, उसका क्रेडिट वैसे मैं देना चाहूँगा शहबाज शरीफ साहब को बनता है कि उन्होंने जो रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ ये कार्डियोलॉजी बनाया है, जिसमें मेरा ख्याल है हनीफ अब्बासी सर, मैं कह रहा हूँ कि उन्होंने कुछ इंस्टीट्यूशन बना तो दिए ना जहाँ पे बंदा लेके जाए। आपको वो खुद कह रही थी कि वहाँ पे खड़े हुए थे वो पहले से, जो ही उन्हें पता चला कि अब ये इशू अब आप पे आएगा कि आपने लिफाफा लेके तारीफ। चलें जो भी हो, अब इमरान खान साहब जो हैं, जो हेल्थ केयर की रिफॉर्म्स करनी थी, जिन्होंने पुलिस की करनी थी, उन्होंने 2 साल से रेगुलेटरी अथॉरिटी का बंदा कनाडा से काबिल डॉक्टर वहां पे अली नकवी साहब छोड़ के आए हुए हैं। वो आपकी उसकी आपको मेरी इस प्रोग्राम से एक रिक्वेस्ट है प्राइम मिनिस्टर साहब से, क्योंकि हम हर चीज़ में पोलराइजेशन बहुत हो गई हुई है, कि खुदा का वास्ता है इसको ये ना देखिएगा
कि ये क्रिटिसिज्म हो रहा है तो ये कोई पॉलिटिकल क्रिटिसिज्म है या ये ब्लैक मार्क है, ये अवेयरनेस है एक इशू की, इसी को टेस्ट केस बना मेरा लें, ख्याल ये नहीं बनाएंगे इसी पे अथॉरिटी को फंड्स दें, इसी पे अथॉरिटी को यही पहला वो कह रहे हैं अभी केस भी टेस्ट केस बना दें। इसके लिए फंड जारी नहीं किए लास्टली गए। इसके लिए चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के लिए अगर कोई इस पाकिस्तान में केस फिट हो सकता है जो क्लास एक बनना चाहिए, हेल्थ रिलेटेड प्रेसिडेंट आपको सेट करने चाहिए। इस पे गुलजार अहमद साहब को सुओ मोटो लेना चाहिए कि उसने उस फैमिली ने पहले वो डीसी साहब के पास गए हैं, पहले वो डिस्ट्रिक्ट के पास गए हैं, उसके बाद वो आपके हेल्थ रेगुलेशन के पास गए चीखते हैं कि चीखते हर हैं। मामले में अदालत आ जाती अब है। इस मामले में आप आने दें। अगर आप लोगों को ऑप्शन ही नहीं देते कि सिवाय अदालत के लोग किसके पास जाए, अब वो पीछे जो institutes लड़की है वो किसके फिर रही है बेचारी, 6 महीने से हो रही है और और घर नोटिस से देयर। और घर से वो खुद बता रही थी कि मुझे सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस है घर से कि आप किन चक्करों में पड़ गए, बस बाप चला गया है, आप पढ़ इट के इज छोड़ो। सैड। ये पॉलिटिक्स नहीं है, ये इंसानी मसला है और इसको प्रायोरिटी होनी चाहिए गवर्नमेंट की। बेशक इसको प्रायोरिटी होनी चाहिए। मालिक साहब आज आपने वक्त दिया, आपको बहुत शुक्रिया। नाज़रीन मैं इन प्रोग्राम- दोनों के डर से आया हूँ, इसके और आमिर के डर से आया हूँ। वरना आपने ये नहीं आना ऑफ था। द कैमरा इनसे आप इनकी आप बातें अगर ऑफ कैमरा टीवी पे चला देंगे तो बस क़यामत आ जाएगी। चलिए फिर भी आपका बहुत शुक्रिया कि आप क्लास्टर साहब और आमिर साहब के कहने पर भी आ गए, उनके डर से भी आ गए। नाज़रीन प्रोग्राम का टाइम खत्म हो चुका है, इंशाल्लाह आपसे कल मुलाकात होगी। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।